Good morning. Today is 2nd of August 2017 and we are going to discuss the articles of The Hindu. सबसे पहले देख लेते हैं कौन कौन से आर्टिकल्स आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। पहला आर्टिकल, तमिलनाडु सरकार ने तमिलनाडु के अंदर में मेडिकल सीट्स को फिल करने के लिए 85% रिजर्वेशन दे दिया उन स्टूडेंट्स को जो तमिलनाडु स्टेट बोर्ड से पास आउट हुए हैं। तो अब मद्रास हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने भी तमिलनाडु गवर्नमेंट के इस डिसीजन को इनवैलिडेट करार दे दिया है। तो पूरे इशू को हम समझने की कोशिश करेंगे, आखिरकार इशू है क्या। नीचे का जो आर्टिकल है, यूएस का फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट ने एक प्रपोजल जारी किया जिसमें उन्होंने कहा कि सिगरेट के अंदर में निकोटीन का जो वैल्यू है वो नॉन एडिक्टिव लेवल से ऊपर नहीं जानी चाहिए। तो इस प्रपोजल से रिलेटेड जो भी इश्यूज हैं, हमारे लिए क्यों ये इंपॉर्टेंट है यूएस एफडीए डिपार्टमेंट का ये प्रपोजल, उन सब को समझने की कोशिश करेंगे इस आर्टिकल से। बीच का आर्टिकल इंपॉर्टेंट नहीं है। बीच का जो आर्टिकल है ये नवाज शरीफ को हटाया गया है पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, उसी से रिलेटेड है। काफ़ी सारी बातें कही गई हैं। कहा जाता है कि इमरान खान जो है उनको खुश होने की आवश्यकता नहीं है, जैसा हमने पहले डिस्कस किया था कि आगे उनकी भी बारी आ सकती है। नवाज शरीफ भी पहले कभी आर्मी के चहेते होते थे, आज इमरान खान पाकिस्तान के अंदर में वहाँ की आर्मी के चहेते हैं, लेकिन उनका टाइम भी कभी भी खराब आ सकता है। तो काफ़ी तरह की बातें कही गई हैं जो पाकिस्तान की पॉलिटिक्स से रिलेटेड है, हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, इसे हम नहीं डिस्कस करेंगे। नीचे का आर्टिकल एथिक्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चार्ली गार्ड एक बच्चे का केस डिस्कस किया गया है। यूके के अंदर में इलाज चल रहा था, टर्मिनली इल ये बच्चा था। काफ़ी सारे इश्यूज हैं एथिक्स से रिलेटेड, उन सबको डिस्कस करेंगे हम इस आर्टिकल से। यहाँ पे जो है आज अशोक कैंठा के साथ में इंटरव्यू प्रकाशित हुआ है। ये चाइना के अंदर में भारत के एम्बेसडर थे, तो इनसे बातचीत की गई है किस प्रकार से भारत और चाइना के बीच में जो डोकलाम प्लेटू को लेकर विवाद है किस प्रकार से शेप ले रहा है। तो काफ़ी पॉइंट्स तो पुराने हैं, लेकिन जो भी नए पॉइंट्स हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। इसके अलावा एक बिल पेश किया गया है लोकसभा के अंदर में। बिल है डेटा प्राइवेसी एंड प्रोटेक्शन से रिलेटेड। बिल अभी तक कवर नहीं हुआ है द हिंदू में, तो उस बिल को हम दूसरे सोर्सेज से कवर करेंगे। पीआरएस और लाइव मिंट में उसका आर्टिकल आया था, डेटा एंड प्राइवेसी प्रोटेक्शन बिल, उसको कवर करेंगे हम। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले नीट से रिलेटेड, यानी नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट। एक साल पहले ये नीट आया था, तब काफ़ी एक प्रकार से हु एंड क्राई मची थी कि एकदम से कैसे सरकार नीट लागू कर सकती है। तो बाद में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद में एक साल का समय मिल गया था कि सभी स्टेट गवर्नमेंट्स को एक साल का समय है, वो अपने अपने स्टूडेंट्स को तैयार कर लीजिए नीट के लिए। यानी पूरे देश में मेडिकल सीट्स को फिल करने के लिए एक ही टेस्ट होगा जिसका नाम है नीट। अब देखिए एक साल बीत गया, लेकिन तमिलनाडु सरकार ने फिर भी अपने वहाँ पे बच्चों को तैयार नहीं किया। उन्होंने ऑर्डिनेंस पास किया, यानी कानून बना दिया कि जो नीट है वो हमारे लिए एप्लीकेबल नहीं होगा, यानी हमारी एग्जाम्पशन है, नीट हम पे एप्लीकेबल नहीं होगा, हम अलग से अपना टेस्ट कंडक्ट करेंगे। एक्चुअली 2006 के बाद में तमिलनाडु गवर्नमेंट क्या करती है, वहाँ पे मेडिकल सीट्स को फिल किया जाता है +2 के मार्क्स के आधार पर। वहाँ पे कोई ऑब्जेक्टिव टेस्ट नहीं होता, जैसे नीट में तो क्या होगा, ऑब्जेक्टिव टेस्ट होगा, जैसे AIEEE में ऑब्जेक्टिव टेस्ट होता है, कंपटीशन का टेस्ट होता है। लेकिन तमिलनाडु में तो सिर्फ मेडिकल सीट्स को फिल कर दिया जाता था +2 के मार्क्स के आधार पर 2006 के बाद में। तो अब इन्होंने कहा, तमिलनाडु सरकार का ये तर्क है कि हमारे स्टूडेंट्स तैयार नहीं हैं। वो कहते हैं कि हमारे यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, हमारे तो सिर्फ +2 के बेस पे एडमिशन हो जाता था। तो नीट के आने के बाद तो पूरे देश का कंपटीशन है, हमारे स्टेट के बच्चों को पूरे देश के बच्चों के साथ में कंपटीशन करना पड़ेगा, और हमारा सिलेबस है वो काफ़ी अलग है, काफ़ी पुराना है। तो ऐसे तर्क दिए गए। अब एक बात यहाँ पे ध्यान देने योग्य है, एक साल का समय जो दिया गया था सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, उसे यूज नहीं किया तमिलनाडु सरकार ने। लेकिन उसके बजाय, यूज करने के बजाय, इन्होंने अपने बच्चों को तैयार करने के बजाय, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करने के बजाय इन्होंने कानून पास कर दिया जिसमें उन्होंने कहा कि नीट हम पे एप्लीकेबल नहीं होगा। अब देखिए, अब जो नीट है वो तो पार्लियामेंट के द्वारा पास किए गए कानून से बनाया गया है और एजुकेशन कॉन्करेंट लिस्ट में आती है। तो तमिलनाडु को अपना कानून पास करने के लिए प्रेसिडेंट की एसेंट चाहिए। अब सेंट्रल गवर्नमेंट कभी भी नहीं चाहेगी इस बात को कि एक स्टेट को एक प्रकार से अलाउ कर दिया जाए कि नीट उसके स्टेट में नहीं एप्लीकेबल होगा। क्यों? क्योंकि आज तमिलनाडु कह रहा है, अगर तमिलनाडु को अलाउ कर दिया तो कल को दूसरे स्टेट्स भी कहेंगे कि नीट हमारे स्टेट में भी एप्लीकेबल नहीं होना चाहिए, हम भी अपने हिसाब से मेडिकल सीट्स को फिल करेंगे। तो ये पेंडोरा बॉक्स खुल जाता। हालांकि तमिलनाडु सरकार के जो तर्क हैं वो कुछ सही हैं कि गरीब बच्चे जो हैं वो कंपटीशन नहीं कर पाएंगे, लेकिन एक सॉल्यूशन नहीं है। आप अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करो ना, आप इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करो। काफ़ी स्टेट्स हैं जो रूरल बच्चों को, गरीब बच्चों को कोचिंग की सुविधाएं प्रोवाइड करते हैं, उनको तैयार करते हैं। तो आप भी उसी तरह के मेजर्स उठाओ ना। वे फॉरवर्ड में यही कहा जा रहा है कि तमिलनाडु सरकार की बहुत बड़ी गलती है। जब उन्होंने कानून बनाया था तो उनको ये भी तो पता है ना कि प्रेसिडेंट असेंट नहीं मिल सकती, तो उनको उस समय बच्चों को कह देना चाहिए था कि आप नीट के लिए तैयार हो जाइए, हमने कानून पास कर दिया, लेकिन हो भी सकता है कानून पास हो या फिर नहीं हो। लेकिन उन्होंने ऐसा बच्चों को कुछ भी नहीं कहा, बच्चे बेचारे झांसे में रह गए। तो अब
ये कह रहे हैं कि ऑलरेडी बहुत टाइम वेस्ट हो चुका है, आप अपने मेजर्स अब उठाने स्टार्ट कीजिए, बच्चों को तैयार करना स्टार्ट कीजिए, सिलेबस चेंज कीजिए, टीचर्स के जो टीचिंग मेथड्स हैं उनमें बदलाव लाइए, ताकि बच्चे कम से कम अगले साल का जो नीट का पेपर है उसके लिए तो अपने आप को तैयार कर सकें। तो कहने का मतलब यही है, ये कोई आर्ग्यूमेंट नहीं हुआ तमिलनाडु गवर्नमेंट का कि हमारे जो बच्चे हैं वो कंपटीशन का सामना नहीं कर सकेंगे। कंपटीशन का सामना तो सभी बच्चे कर लेते हैं, बकायदा आप उन्हें सर्विसेज प्रोवाइड करो, उनके पास में सिलेबस तो ऐसा होना चाहिए ना। सर्विसेज आप देते नहीं हो, फिर बोलते हो कि हमारे बच्चे कंपटीशन का सामना नहीं कर सकते। बच्चे तो सभी स्टेट्स के एक समान ही होते हैं। तो ये पूरा आर्टिकल था। चलते हैं अगले आर्टिकल की तरफ में। अगले आर्टिकल का कंटेक्स्ट क्या है? कंटेक्स्ट है कि यूएस के फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ने एक प्रपोजल रखा। इन्होंने अपने प्रपोजल में कहा कि सिगरेट के अंदर में निकोटीन का जो अमाउंट है वो नॉन एडिक्टिव लेवल तक होना चाहिए। क्या मतलब है इसका? मतलब सिगरेट के अंदर में निकोटीन सिर्फ इतना होना चाहिए कि सिगरेट पीने की लत ना लगे। एक्चुअली एडिक्शन के लिए निकोटीन ही रिस्पॉन्सिबल है। जब कोई पर्सन स्मोक करता है तो निकोटीन का असर देखने को मिलता है दिमाग में, और सो कॉल्ड शॉर्ट टर्म प्लेजर या फिर रिलैक्स फ्री मूवमेंट मिलता है। तो ये सिंपल सा कंसेप्ट है। जब हम लेज खाते हैं तो भी दूसरा लेज खाने का मन करता है और ज़्यादा खाने का मन करता है। तो इससे तो निकोटीन से तो एक शॉर्ट टर्म प्लेजर मिल रही है, तो बॉडी बार बार डिमांड करती है कि उसी तरह की प्लेजर दोबारा मिले। इसी वजह से निकोटीन की वजह से लत लग जाती है, एडिक्शन हो जाता है बॉडी को बार बार सिगरेट पीने का। तो अब इस प्रपोजल के बाद में तो यूएस की जो सिगरेट मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज हैं उनके अंदर में तो पैनिक मच गया है, क्योंकि उनका तो बिजनेस मॉडल ही यही है ना कि लोग जो है एडिक्शन उनको हो जाए, लत लग जाए, ज़्यादा से ज़्यादा वो सिगरेट पिएं और ज़्यादा से ज़्यादा उनकी कमाई हो। लेकिन अभी तो फाइनल डिसीजन इसमें नहीं हो सका है। लेकिन आर्टिकल कहता है कि निकोटीन वैसे डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल तो नहीं है कैंसर के लिए, लेकिन निकोटीन जो लत लगा देता है और बाकी जो सिगरेट के अंदर में हार्मफुल केमिकल्स होते हैं 7000 केमिकल्स, उनकी वजह से कैंसर हो जाता है। समझ गए? तो काफ़ी सारे फायदे होंगे अगर ये डिसीजन इंप्लीमेंट हो जाता है। तो एक तो जो नए यूजर्स हैं जिनको निकोटीन की वजह से लत लग जाती है सिगरेट पीने की, वो लत नहीं लगेगी, एडिक्शन नहीं होगा। इवन जो अभी स्मोकर्स, अभी जिनको स्मोकिंग की हैबिट है, जिनको अभी एडिक्शन है, वो भी सिगरेट छोड़ पाएंगे, क्योंकि निकोटीन होएगा ही नहीं सिगरेट के अंदर में। तो फिर वो सो कॉल्ड प्लेजर मिलेगा नहीं, प्लेजर नहीं मिलेगा तो फिर वो पैसे वेस्ट करेंगे नहीं, वो सिगरेट पिएंगे नहीं, तो इससे उनकी आदत भी छूट जाएगी। आगे कुछ फैक्ट्स दिए हुए हैं, ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है। आर्टिकल कहता है कि हर साल 5 लाख लोगों की डेथ हो जाती है यूएस के अंदर में सिगरेट पीने की वजह से, स्मोकिंग हैबिट्स की वजह से। अभी एफडीए की कोई ऐसी मंशा है नहीं कि अपने इस डिसीजन को वो ई सिगरेट्स के लिए भी इंप्लीमेंट करेंगे, क्योंकि पिछले साल यूएस वालों ने ई सिगरेट्स को बैन कर दिया था बच्चों के लिए। काफ़ी सारे ऐसे केसेस सामने आ रहे थे कि बच्चों में एडिक्शन हो रही थी सिगरेट पीने की वजह से। तो क्या इंडिया यूएस से कुछ सीख सकता है? इस प्रपोजल के रिगार्डिंग में तो डेफिनेटली इंडिया कुछ सीख सकता है, लेकिन फिलहाल बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो यूएस को सीखनी चाहिए इंडिया से। इंडिया ने WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का जो फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन टोबैको कंट्रोल गाइडलाइंस है उनको बहुत अच्छे से फॉलो किया है। उदाहरण के तौर पे 3-4 पॉइंट्स हैं। जैसे आपने कभी टीवी में तंबाकू की या सिगरेट की एडवर्टाइजमेंट नहीं देखी होगी, क्योंकि इंडिया ने काफ़ी पहले ही इसे बैन कर दिया था। इसके अलावा इंडिया ने एक रूल निकाला, इंडिया ने तो क्या निकाला, मतलब WHO का था ये, और इंडिया ने फॉलो किया कि सिगरेट के पैकेट के ऊपर में एक पिक्चर होनी चाहिए, और वो पिक्चर सिगरेट के पैकेट 85% एरिया को कवर करनी चाहिए। इसमें बताया जाएगा कि कैसे सिगरेट पीने की वजह से कैंसर हो सकता है, इस प्रकार के रोग हो सकते हैं। ये देखिए, कम से कम थोड़ा बहुत फर्क तो पड़े उन लोगों पे जो सिगरेट पीने जा रहे हैं। उसके अलावा क्या था? उसके अलावा तीसरा बात ये थी कि ये जो पहले वैराइटीज़ आती थी सिगरेट के अंदर में, जैसे लाइट, माइल्ड, लो, ये सब वैराइटीज़ को ख़त्म कर दिया गवर्नमेंट ने, बैन लगा दिया कि आप इन सब वैराइटीज़ के साथ में सिगरेट नहीं बेच सकते। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं, ये जो कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो इंडिया ने फॉलो किए, और जो नंबर्स हैं सिगरेट पीने वालों के काफ़ी कम हो गए। यानी 2010 से लेकर 2016 के बीच में 80 लाख लोगों ने सिगरेट पीनी छोड़ दी, या नंबर्स हैं जो वो कम हो गए। जो लोग पहले सिगरेट पीते थे अब काफ़ी डिक्लाइन हुआ है उन नंबर्स के अंदर में। लास्ट में वे फॉरवर्ड में आर्टिकल कहता है कि अगर यूएस का एफडीए इस प्रकार का डिसीजन जो उनका प्रपोजल है जिसमें वो निकोटीन का जो अमाउंट है वो कम करना चाहते हैं नॉन एडिक्टिव लेवल्स पे, अगर यूएस ये इस डिसीजन को इंप्लीमेंट करता है तो जो ये तंबाकू मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज हैं इनको काफ़ी नुकसान होगा। तो ये मार्केट अपनी तरासेंगे वर्ल्ड के दूसरे हिस्सों में, तो डेफिनेटली ये डेवलपिंग कंट्रीज में कूच कर सकते हैं। तो गवर्नमेंट को चाहिए कि जो रेजोल्यूशन गवर्नमेंट ने पहले दिखाया है तो सेम रेजोल्यूशन अभी दिखाए। अगर ये तंबाकू मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज इंडिया में एंटर करने की कोशिश करते हैं एक नए पैशन के साथ में, तो यानी ये जो पॉलिसीज हैं गवर्नमेंट इन पे अडिग रहे, और इवन ये जो सिगरेट की एडिक्शन हो जाती है यूथ के अंदर में, उसको रोकने के लिए नए कदम भी उठाए। आजकल हमारे समाज में मेनली पता है क्या होता है, आजकल एक दिखावा बहुत ज़्यादा होता है कि यूथ को यूँ लगता है कि मूवीज़ में आता है कि सिगरेट पीने से क्या होता है, हवाबाजी काइंड ऑफ थिंग। तो उसकी वजह से ऐसा लगता है, दिखाना चाहते हैं कुछ लोग कि असली यूथ हम है, सिगरेट पीते हैं।
असली यूथ बेचारे आईएएस की तैयारी कर रहे हैं। अब देख लेते हैं किस प्रकार से क्वेश्चन आ सकता है। पेपर 2 में क्वेश्चन आ सकता है इन द कंटेक्स्ट ऑफ रिपोर्ट पब्लिश्ड, यानी जो रिपोर्ट पब्लिश हुई थी जिसमें कहा गया था कि 80 लाख तक संख्या कम हुई है उन लोगों की जो तंबाकू कंज्यूम करते हैं 2010 से लेकर 2016 के बीच में। अब आपको स्टेट गवर्नमेंट या यूनियन गवर्नमेंट की तरफ से जो भी स्टेप्स उठाए गए हैं तंबाकू कंजप्शन को कंट्रोल करने के लिए, आपको उन स्टेप्स को क्रिटिकली एनालाइज करना है। तो जरूर लिखिएगा आंसर। चलते हैं अगले आर्टिकल की तरफ में। अगला आर्टिकल एथिक्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 11 महीने का बच्चा चार्ली गार्ड, इनकी डेथ हो गई 28 जुलाई को। पहले मैं आपको पूरी स्टोरी बताता हूँ कि आखिरकार हुआ क्या था। यूके का था ये 11 महीने का बच्चा, टर्मिनली इल, यानी काफ़ी सारे ऐसे रोगों से पीड़ित जिसका इलाज संभव नहीं है, लाइफ सपोर्ट के ऊपर में है। अगर लाइफ सपोर्ट यानी मशीनों को हटा लिया जाए तो कुछ ही समय में डेथ हो जाएगी। मेन जो इनको डिजीज था वो था माइटोकॉन्ड्रियल डिसऑर्डर। माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस होता है, सेल्स को एनर्जी प्रोवाइड करता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया ठीक से काम नहीं कर रहे थे इनकी बॉडी में, और जिसकी वजह से मसल्स और ब्रेन थे वो भी ठीक से काम नहीं कर पा रहे थे। तो कोई डेफिनेट ट्रीटमेंट अभी है नहीं इस रोग की। लेकिन यूएस के कुछ एक्सपर्ट्स ने कहा कि एक हमारे पास में एक्सपेरिमेंटल थेरेपी है, यानी पक्का नहीं है कि इलाज संभव है लेकिन एक्सपेरिमेंट किया जा सकता है। तो इनके पेरेंट्स ने, चार्ली गार्ड के पेरेंट्स ने कहा कि ठीक है, हम आजमाना चाहेंगे उस एक्सपेरिमेंटल थेरेपी को, जिससे कम से कम कुछ तो चांसेस हैं। क्योंकि यूएस के एक्सपर्ट्स ने कहा था कि अभी तक श्योर नहीं है लेकिन एक्सपेरिमेंट हम कर सकते हैं कि क्या वास्तव में इलाज हो सकता है या नहीं हो सकता है। लेकिन यूके के हॉस्पिटल में जिनका अभी इनका इलाज चल रहा था, क्योंकि ये यूके से बिलोंग करते हैं, तो यूके के हॉस्पिटल वालों ने कहा कि नहीं, ऐसा कोई भी इलाज इनका संभव नहीं है और डिग्निफाइड वे में मरने देना चाहिए। यूके के डॉक्टर्स को लगता था कि इतनी लंबी जर्नी का कोई फायदा होने वाला है नहीं, जबकि पेरेंट्स को ये लगता था कि यूएस के अगर एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि कम से कम 10% चांसेस हैं कि वो एक्सपेरिमेंटल थेरेपी बच्चे पे काम कर जाएगी, कम से कम हमें आजमाना तो चाहिए। तो इस बात को लेके जो बच्चे के पेरेंट्स थे वो कोर्ट्स में गए, यूके की कोर्ट्स में गए और उसके बाद में यूरोपियन यूनियन की ह्यूमन राइट्स कोर्ट में भी गए। लेकिन कोर्ट्स ने भी मना कर दिया। कोर्ट्स ने यूके के डॉक्टर्स की सलाह को माना कि कोई असर होगा नहीं और फालतू में इतनी लंबी जर्नी तय करनी पड़ेगी, कोई फायदा नहीं होगा। और इवन यूएस के कांग्रेस ने भी चार्ली गार्ड को सिटीजनशिप दे दी थी ताकि वो यहां आ सके और अपना इलाज करवा सके। लेकिन अब 4-5 दिन पहले यूएस के उस एक्सपर्ट ने कहा, जो पहले दावा कर रहे थे कि 10% चांसेस हैं कि एक्सपेरिमेंट थेरेपी काम कर जाएगी, लेकिन उन्होंने 4-5 दिन पहले कहा था कि नहीं, अब बहुत आगे की स्टेज आ चुकी है, हायर लेवल की स्टेज आ चुकी है, अब ऐसा पॉसिबल नहीं है कि वो जिस एक्सपेरिमेंटल थेरेपी की हम पहले बात कर रहे थे वो अब बच्चे पे काम करेगी। फिर आखिरकार जो उस बच्चे के पेरेंट्स थे उन्होंने भी मान लिया और 28 जुलाई को अब उस बच्चे की मौत हो गई क्योंकि लाइफ सपोर्ट सिस्टम को हटा लिया गया था। तो ये पूरा स्टोरी है उस बच्चे की, चार्ली गार्ड उसका नाम है। अब काफ़ी सारे लीगल और एथिकल क्वेश्चंस यहाँ पे इमर्ज होके आते हैं। कोर्ट ने तो वही डिसाइड किया अपने हिसाब से जो बच्चे के बेस्ट इंटरेस्ट में था, लेकिन पेरेंट्स के हिसाब से और इवन हम सब के हिसाब से भी वो बच्चे के बेस्ट इंटरेस्ट में नहीं था। क्योंकि हम सबको तो यही लगता है ना कि कम से कम अगर 1% भी चांसेस है, जान की बात है यार बच्चे की, तो 1% भी अगर जीवित होने की बात है कि इलाज संभव है तो कम से कम कोशिश करनी चाहिए। लेकिन कोर्ट्स का अपना व्यू था, उनका अलग अपना स्टैंड था। लेकिन एक जो मैसेज निकलता है वहां पे वो ये निकलता है कि सोसाइटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है बच्चों के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने में, उनकी जान बचाने में और उनकी सुरक्षा करने में सोसाइटी की जिम्मेदारी है। इसमें किसी को भी डाउट नहीं होना चाहिए। तो अब देख लेते हैं कि क्या सोसाइटी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा करती है। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं मॉनिटरी एंगल। अब देखिए यहां पे केस इंपॉर्टेंट है। अब आप हमारे ही देश का एग्जांपल ले लीजिए। अब हमने अभी अभी डिस्कस किया कि सोसाइटी की जिम्मेदारी है कि बच्चे के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करें। अब मान लीजिए हमारे देश में किसी बच्चे को बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स डिजीज हैं, रोग हैं और जिसके इलाज के लिए बहुत सारा पैसा चाहिए, तो सिर्फ वही माँ बाप उस बच्चे का इलाज करवा सकते हैं जिसके पास में पैसा है। गरीब बच्चे तो उस डिजीज का इलाज करवा नहीं सकते। तो समाज कहाँ आगे आ रहा है बच्चे के इंटरेस्ट को सर्व करने के लिए, बच्चे की प्रोटेक्शन के लिए, समझ गए। और कुछ इवन दूसरे कंट्रीज की बात कर लीजिए, ये तो हमने हमारे देश की बात करी। कुछ देशों में यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज है, यानी बच्चे के इलाज का थोड़ा बहुत पैसा या फिर जो पूरा पैसा है वो सरकार देती है। लेकिन हमारे देश में ऐसा नहीं है। अब कुछ देश तो ऐसे हैं कि वहाँ पे बच्चों के राइट्स के प्रति इतने सेंसिटिव हैं वो कि अगर उनके पेरेंट्स भी इवन बच्चों को अब्यूज़ करते हैं तो वो उनसे छीन लेते हैं कि आप अपने बच्चों को ठीक से नहीं रख पा रहे हो, ये अब गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है, वो आपके बच्चों को संभाल के रखेगा। लेकिन जब इलाज करवाने की बारी आती है तो वो देश भी पीछे हट जाती हैं, वो गवर्नमेंट्स भी पीछे हट जाती हैं। जब बच्चों के प्रोटेक्शन की जिम्मेदारी इवन आप माँ बाप से ले रहे हो बच्चों को, अगर माँ बाप अब्यूज करते हैं तो बच्चों के इलाज की जिम्मेदारी भी तो आपकी ही होनी चाहिए ना। फिर वो उस तरह की गवर्नमेंट्स हवाला देती हैं इस बात की कि यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज हर किसी को कवर नहीं कर सकता, हर तरह की डिजीज को कवर नहीं कर सकता।
देखिए, हम उन डिजीज की बात नहीं कर रहे हैं जिसमें जो इलाज है काफ़ी कॉम्प्लेक्स है और इसकी संभावना भी काफ़ी कम है कि बच्चे बच जाएगा, यानी बच्चे की जान बचाई जा सकती है। लेकिन बहुत सारे ऐसे डिजीज हैं जो महंगे हैं, लेकिन उन डिजीज में इलाज संभव है। कम से कम आप उन डिजीज में तो बच्चों को बचाइए। और हम आप सबको बचाने की बात नहीं कर रहे हैं। यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज में कई बार गवर्नमेंट को ऐसा कहा जाता है कि रिसोर्सेज जो है फाइनाइट हैं, लेकिन हम सिर्फ बच्चों को बचाने की बात कर रहे हैं, क्योंकि ये तो सोसाइटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना, उनकी जान बचाना, उनको प्रोटेक्शन देना। और उस केस में क्या, मान लीजिए जो छोटे बच्चे हैं वो डिसेबल हो गए हैं किसी कारणवश, तो उस चीज का तो इलाज संभव है ना। उस चीज में तो गवर्नमेंट सोसाइटी आगे आ सकती है बच्चे की जान बचाने के लिए, उसके इलाज के लिए। आगे लिखा है कि जैसे गवर्नमेंट्स कई बार प्रायोरिटाइज हमेशा करती हैं पब्लिक गुड्स को ओवर दी प्राइवेट गुड्स। पब्लिक गुड्स कैसे, जैसे हमारा देश देख लीजिए काफ़ी सारे वैक्सीनेशन के लिए प्रोग्राम चलाती है ताकि कोई महामारी ना फैले, बच्चों के अंदर में पोलियो ना हो। पर्सनल हेल्थ केयर की तरफ कम ध्यान दिया जाता है। लेकिन फिर ये आर्टिकल दोबारा से एक बात वही दोबारा रिपीट करता है कि बच्चों को बचाना तो स्टेट की जिम्मेदारी है, चाहे वो 1 हो या 100 हो। तो कम से कम स्टेट को कुछ ऐसे कदम उठाने चाहिए ताकि जो बच्चों के इलाज में जो भी रोड़े हैं, यानी अगर महंगा इलाज हो तो स्टेट उसकी जिम्मेदारी वहन करे। फिर लास्ट में वे फॉरवर्ड आता है। वे फॉरवर्ड में कहा जाता है कि अगर हमारे देश की स्पेसिफिक बात करें तो अगर इस तरह की कोई बात सामने आती है कि किसी बच्चे को, जैसे चार्ली गार्ड का केस था यूके के अंदर में, अगर हमारे देश में इसी तरह केस सामने आता है तो काफ़ी सारे फिलैंथ्रोपिस्ट सामने आ सकते हैं, आ जाते हैं। कई बार देखने को मिलता है कि इस बिजनेसमैन ने इतने पैसे दिए, इस बिजनेस ने अडॉप्ट कर दिया उस बच्चे के इलाज को। लेकिन ये सब उन बच्चों के लिए होता है जो मीडिया में जिनकी बात आ जाती है। लेकिन आज भी हमारे देश में बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो मीडिया में बात नहीं आ पाती, लेकिन उनके बच्चों के पेरेंट्स के पास में पैसा नहीं होता इलाज करवाने के लिए। और थोड़ा बहुत सरकार स्कीम में पैसा प्रोवाइड करती है, थोड़ी बहुत सरकार ने सोशल इंश्योरेंस स्कीम चला के रखी है, लेकिन वो नाकाफ़ी है, उससे इलाज संभव नहीं है। तो फिर ये आह्वान कर रहे हैं डिफरेंट हेल्थ प्रोफेशनल से, पॉलिसी मेकर से, इकोनॉमिस्ट से, एथिक वाले जो एक्सपर्ट्स हैं उनसे, लीगल एक्सपर्ट्स से, ताकि वो एक साथ आएँ, यानी डिफरेंट कम्युनिटी के जो भी स्टेक होल्डर्स हैं वो एक साथ आएँ और सर्वसहमति से ये डिसाइड करें कि जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है सोसाइटी की बच्चों की प्रोटेक्शन के लिए, उनकी जान को बचाने के लिए, उनको जो भी डिजीज है उनके इलाज करवाने के लिए, उस पर कैसे किस प्रकार से एक पाथवे तैयार किया जाए, ये डिसाइड करना है कम्युनिटी के डिफरेंट स्टेक होल्डर्स को। चलते हैं अगले आर्टिकल की तरफ में। अगले आर्टिकल में इंटरव्यू है अशोक कंठा के साथ में। ये एम्बेसडर थे भारत के चाइना के अंदर में। तो इनसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं डोकलाम प्लेटू से रिलेटेड, जहाँ पे इंडिया और चीन की सेना जो है आमने सामने है। इशू काफ़ी पुराना है, काफ़ी बार हमने डिस्कस किया है। कुछ बातें जो इनके इंटरव्यू में आई हैं जो डिस्कस करने लायक है, उनको हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले कि देखिए, इनसे पूछा जाता है कि चाइना के अपने आसपास कई पड़ोसी देशों के साथ में बॉर्डर को लेकर डिस्प्यूट है, तो क्या चाइना 20+ में हाफ फ्रंट्स पे वार लड़ेगा? तो इनका कहना है कि ज़्यादातर पड़ोसियों के साथ में चाइना ने अपने बॉर्डर डिस्प्यूट को सुलझा लिया है। ईस्ट चाइना सी में, साउथ चाइना सी में और इंडिया और भूटान के साथ में, यहाँ पे चाइना ने अपने बॉर्डर विवाद को अभी तक नहीं सुलझाया है। और चाइना क्या कर रहा है, अभी चाइना एक एग्रेशन दिखा रहा है, ना सिर्फ साउथ चाइना सी, ईस्ट चाइना सी में, बल्कि इंडिया और भूटान के साथ में भी नए नॉर्मल्स क्रिएट कर रहा है। अब बात करें जैसे एग्जांपल के तौर पे ईस्ट चाइना सी के अंदर में चाइना ने 3200 एकड़ के जो आइलैंड्स हैं अब उन पे कब्जा जमा लिया है, नए फैक्ट्स क्रिएट कर रहा है। पहले जिस चीज पे स्टेटस को था उसको चाइना स्टेटस को बदल रहा है और धीरे धीरे करके क्रीपिंग इनकर्जन कर रहा है। जैसे आप एग्जाम्पल यही ले लीजिए, डोकलाम प्लेटू पे अगर चाइना सड़क बना लेता है, जो कि वो बना रहा था, तो नया नॉर्मल क्रिएट हो जाएगा कि थोड़ा फिर आगे और आगे आएंगे वो, और फिर बाद में जब नेगोशिएशंस के लिए बैठेंगे फिर चाइनीज बोलेंगे देखिए यहाँ पे तो हमारी रोड भी है, ये तो हमारा एरिया है। लेकिन इंडिया और भूटान है वो इस नए नॉर्मल को मान नहीं रहे हैं। इवन साउथ चाइना सी में भी कुछ ऐसे देश हैं जो चाइना के नए नॉर्मल को, नए स्टेटस को मानने से इनकार कर रहे हैं, और उन्हीं के साथ में चाइना का विवाद जो है वो लगातार बढ़ रहा है। तो क्या वार होगा? ये कहते हैं कि वार की संभावना तो अभी तक काफ़ी कम है, क्योंकि बॉर्डर उतना लाइव नहीं है, मोबिलाइजेशन नहीं हुआ है फोर्सेस के। हालांकि सेना आमने सामने तैनात है वहाँ पे, लेकिन ऐसा नहीं है कि हम बहुत सारा अपनी फोर्सेस को वहाँ पे ले जा रहे हैं कि चाइना की तरफ से बहुत ज़्यादा मोबिलाइजेशन देखने को मिल रहा है। हालांकि चाइना की तरफ से जो रिटोरिक है, काफ़ी एग्रेशन देखने को मिल रहा है, लेकिन इंडिया ने टिट फॉर टैट की रणनीति नहीं अपनाई है। इंडिया एक सोची समझी रणनीति के तहत में ज़्यादा जो नेशनलिस्ट अप्रोच है वो नहीं अपना रहा है। इंडिया का स्टैंड अभी तक यही रहा है कि बैठ के बातचीत हो सकती है। और ये जो चीज़ है ना, ये पूरा विवाद 1986 के विवाद से थोड़ा अलग है। 1986 में भी बॉर्डर को लेकर एक बड़ा डिस्प्यूट हुआ था इंडिया और चाइना के बीच में, लेकिन उस समय चाइना का जो एग्रेशन था वो ना, वो इतना नहीं था। अभी तो चाइना का एग्रेशन आप देखिए, चाइना पहले से कंडीशन रख रहा है कि नहीं, आप पहले अपनी फोर्सेस को हटाइए तब जाके हम बातचीत करेंगे। समझ गए?
हालांकि बातचीत चल रही है, वो तो कहने की बात है, अभी बातचीत चल रही है इंडिया चाइना के बीच में, चाइना भूटान के बीच में, भूटान चाइना के बीच में, सभी स्टेक होल्डर्स में बातचीत चल रही है। सॉल्यूशन क्या निकलेगा वो मुश्किल है। बॉर्डर लाइव नहीं है, वहां पे कोई फायरिंग नहीं है, ऐसा कोई खतरा नहीं है, लेकिन सॉल्यूशन क्या निकलेगा, जैसे अब चाइना के एक एक्सपर्ट कहते हैं, एक सॉल्यूशन ये हो सकता है कि अभी जो इंडिया की सेना तैनात है यहाँ पे, मान लीजिए डोकलाम का प्लेट्यू है, यहाँ पे इंडिया की सेना और चाइना की सेना आमने सामने है। वैसे इंडिया मानता है कि जो ये एरिया है डोकलाम का, ये भूटान का एरिया है। तो एक चाइना के एक्सपर्ट ने सॉल्यूशन दिया कि इंडिया की फोर्सेस की जगह भूटान की फोर्सेस आ जाएं, क्योंकि मेन तो बात रिस्पेक्ट की है ना, डिसरेपुटेशन की है। ऐसा तो संभव है ही नहीं कि इंडिया अपनी फोर्सेस यूनिलेटरली हटा लेगा, ऐसे तो हमारी रेपुटेशन खराब हो जाएगी, और ना ही ऐसा चाइना हटाएगा। तो एक सॉल्यूशन उन्होंने दिया था कि भूटान की फोर्सेस आ जाएं यहाँ पे इंडिया की फोर्सेस की जगह पे, और बाद में भूटान और चाइना के बीच में समझौता हो जाएगा कि दोनों स्टेटस को मेंटेन कर लेंगे, पीछे चले जाएंगे जो पहले, यानी रोड बनाने से पहले जो स्टेटस को था, विवाद सुलझने तक उसी स्टेटस को माना जाएगा। हालांकि इंडियन गवर्नमेंट का अभी तक इस पे कोई टिप्पणी आई नहीं है, सिर्फ एक सॉल्यूशन जो चाइनीज एक्सपर्ट ने दिया था न्यूज़पेपर में आया है, उसके बारे में मैं डिस्कस कर रहा हूँ। फिर और काफ़ी सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जैसे जो अजीत डोभाल वहाँ पे गए थे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर्स, तो उनके नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर के साथ में मीटिंग हुई तो कितनी ये सक्सेसफुल रही। तो ये कहते हैं कि मुझे लगता है थोड़ा रिटोरिक तो कम हुआ है, लेकिन अभी ये जल्दबाजी होगा ऐसा कहना कि रिटोरिक कम हो गया है, लेकिन फिर भी कह रहे हैं कि एफर्ट्स तो लगाए जा रहे हैं। क्या इंडिया और भूटान को इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जाना चाहिए चाइना के खिलाफ में, क्योंकि चाइना उल्लंघन कर रहा है। भूटान का चाइना के साथ में 1993 में और 1998 में समझौता है कि स्टेटस को मेंटेन करेंगे, लेकिन अब चाइना स्टेटस को मेंटेन नहीं कर रहा है। तो क्या हमें और भूटान को आईसीजे में जाना चाहिए? तो ये मना कर रहे हैं कि नहीं जाना चाहिए। हमारी हमेशा से रणनीति यही रही है कि जो बॉर्डर विवाद है उसको बायलैटरल रूप से हमें सुलझाना चाहिए। अगर हम इस प्रकार से जाने लगे तो हमारे तो कई जो हमारे पड़ोसी मुल्क हैं सब कॉन्टिनेंट में, थोड़ा छोटा छोटा विवाद है सबके साथ में, सारे हमारे खिलाफ में आईसीजे के खिलाफ में चले जाएंगे, गलत प्रेसिडेंट सेट हो जाएगा। उसके बाद में बात करते हैं क्या बिजनेस है वो हर्ट हो रहा है इंडिया और चाइना के बीच में। ये कहते हैं कि देखिए बड़ी पिक्चर को आपको समझना होगा। चाइना है वो ग्रो कर रहा है, धीरे धीरे चाइना वर्ल्ड के परिदृश्य से यूएस को रिप्लेस कर रहा है। अब इंडिया ये चाहता है कि पूरी तरह से चाइना एकमात्र सुपर पावर ना उभरे, एक मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर होना चाहिए जिसमें इंडिया भी एक पोल हो, चाइना भी एक पोल हो। लेकिन चाइना ऐसा नहीं चाहता। चाइना सोचता कि सिर्फ हमारी ही डोमिनेंस होनी चाहिए। तो एक अपनी तरह से अजीब और स्ट्रेंज सिचुएशन पैदा हो सकती है आगे जाके फ्यूचर में, क्योंकि दोनों देश बिजनेस के फॉर्म में एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं। चाइना तो बल्कि बहुत डिपेंड करता है इंडिया पे। तो ऐसा हो सकता है कि साथ साथ कंपटीशन भी देखने को मिले, साथ साथ कोऑपरेशन भी देखने को मिले, जैसा जापान और चाइना के बीच में होता है। जापान और चाइना के बीच में तो बहुत सारे एक प्रकार से रिलेशंस जो है काफ़ी खराब हैं। हमारे और यानी इंडिया और चाइना के बीच में जो रिलेशंस हैं वो तो बॉर्डर डिस्प्यूट है, हाल फिलहाल का है, 70 साल पुराना ये बॉर्डर डिस्प्यूट है। लेकिन चाइना और जापान के बीच में जो रिलेशंस हैं वो तो सदियों से खराब हैं। उनके बीच में तो काफ़ी सारे इमोशनल इश्यूज हैं, लेकिन वो भी ट्रेड कर रहे हैं, काफ़ी कोऑपरेशन देखने को मिलता है ट्रेड के मामलों में, और वैसे पॉलिटिकल मामलों में बिल्कुल भी कोऑपरेशन नहीं देखने को मिलता। तो वैसी ही सिचुएशन देखने को मिल सकती है इंडिया और चाइना के बीच में। फिर लास्ट में एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्या इंडिया को चाइना के प्रति में अपीसमेंट पॉलिसी अपनानी चाहिए? तो ये मना करते हैं। ये कहते हैं कि इंडिया का हमेशा से यही एफर्ट होता है कि एक प्रकार से बॉर्डर पे शांति रहे, लेकिन इंडिया को डेटरेंस क्रिएट करने की भी आवश्यकता है। डेटरेंस किस फॉर्म में? मिलिट्री की कैपेबिलिटी की फॉर्म में। हमें तैयार रहना चाहिए ताकि चाइना को भी यूं लगे कि इंडिया भी तैयार है, लड़ाई नहीं करनी चाहिए। अगर हम कमजोर रहेंगे, अगर हम हमारी मिलिट्री को स्ट्रेंथन नहीं करेंगे तो चाइना को भी कॉन्फिडेंस आ जाएगा। तो हमारी जो अप्रोच है वो समटाइम्स डिफेंसिव प्लस में ऑफेंसिव रहनी चाहिए। और डेटरेंस किस फॉर्म में? मिलिट्री फॉर्म में, इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर्म में, ताकि लॉजिस्टिक हमारे सारे तैयार रहें उस पूरे रीजन के अंदर में, हम पहले से तैयार रहें किसी भी बुरे वक्त के लिए। अब क्वेश्चन किस प्रकार से आ सकता है? क्वेश्चन आ सकता है पेपर 2 के अंदर में, चाइना इज बिकमिंग इंक्रीजिंगली असर्टिव इन परस्यूट ऑफ इट्स ग्लोबल एंड रीजनल गोल्स। तो इस जो बॉर्डर का डिस्प्यूट है इस कंटेक्स्ट में आपको देखना है कि इंडिया और चाइना के जो रिलेशंस हैं वो फ्यूचर में कैसे होंगे। तो आंसर कीजिएगा इसका। आगे हम बिल डिस्कस कर लेते हैं, डेटा एंड प्राइवेसी प्रोटेक्शन बिल 2017। ये एक प्राइवेट मेंबर बिल है। ये जय पांडा के द्वारा प्रपोज किया गया है पार्लियामेंट के अंदर में। सरकार ने इसे प्रपोज नहीं किया है, प्राइवेट मेंबर बिल ये है। डेटा को सरकार भी मानती है। सरकार ने एक एफिडेविट अभी दिया था सुप्रीम कोर्ट के अंदर में। सरकार ने माना कि डेटा किसी भी पर्सनैलिटी का एक अभिन्न अंग है और इंपॉर्टेंट एलिमेंट है किसी भी पर्सनैलिटी का, तो इसकी प्रोटेक्शन काफ़ी जरूरी है। तो उसी कंटेक्स्ट में ये बिल पेश किया गया है, प्राइवेट मेंबर ये बिल है। थोड़े फीचर्स इसके डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि डेटा से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आता है तो ये सारे पॉइंट्स हमें मिल जाएंगे और इस बिल के बारे में भी हम जिक्र कर सकते हैं।
इस बिल में कहा गया है कि राइट टू प्राइवेसी को एक फंडामेंटल राइट बनाया जाए, और अभी तो वैसे इस पर सुनवाई चल रही है सुप्रीम कोर्ट के अंदर में, सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन पे ये डिपेंड करेगा। राइट बेस्ड अप्रोच होना चाहिए डेटा, यानी जब इंडिविजुअल्स कोई अपनी कंसेंट दे तभी उसका डेटा लिया जा सकता है, उसके डेटा को प्रोसेस किया जा सकता है। और फाइनल जो राइट रहेगा अपने डेटा को मॉडिफाई करने का या रिमूव करने का, वो इंडिविजुअल के पास में ही रहना चाहिए। चौथे नंबर का पॉइंट है डेटा कलेक्टर्स या डेटा प्रोसेसर्स जो भी हैं वो लॉफुल यानी कानून के दायरे में रह के ही डेटा को यूज करें ट्रांसपेरेंट मैनर में। ऐसा नहीं है कि जो ऐसी अथॉरिटीज जिन्होंने डेटा को कलेक्ट कर लिया है उनके पास में पर्सनल डेटा है लेकिन वो गलत तरीके से डेटा को इस्तेमाल कर रहे हैं। पांचवा पॉइंट है जो डेटा इंटरमीडियरीज हैं यानी जिनके पास में भी डेटा की एक्सेस है वो ये इंश्योर करेंगे कि डेटा सिक्योर रहे, ना सिर्फ वो गलत इस्तेमाल करेंगे बल्कि ऐसा नहीं है कि जहां पे उन्होंने डेटा रख के रखा है वहां पे कोई हैकिंग हो जाए या फिर कोई डेटा को चुरा ले, बाद में उन्हीं की गलती मानी जाएगी। समझ गए? तो यानी डेटा इंटरमीडिएट की गलती है कि वो डेटा को सिक्योर करके रखें। छठा पॉइंट ये है कि अगर कोई डेटा ब्रीच होता है डेटा इंटरमीडिएरीज से तो उनको इन्फॉर्म करना पड़ेगा इंडिविजुअल्स को, उनको बताना पड़ेगा उन लोगों को कि आपका डेटा जो है वो चोरी हो गया है, इसलिए विद इन द मिनिमम टाइम फ्रेम यानी जो भी टाइम डिसाइड होगा बताना पड़ेगा उन डेटा अथॉरिटीज को, उन इंडिविजुअल्स को जिनका डेटा चोरी हो गया है। फिर आगे सातवां पॉइंट आता है कि इंडिविजुअल्स की ग्रेवेंसीज यानी जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनको एड्रेस करने के लिए डेटा प्रोटेक्शन ऑफिसर्स बनाए जाएंगे ताकि वो इंडिविजुअल्स की प्रॉब्लम को एड्रेस कर सकें, उनकी जो भी समस्याएं हैं उनको एड्रेस कर सकें। अगर उनको कोई दिक्कत है डेटा प्रोटेक्शन ऑफिसर से वो अपील भी कर सकते हैं। अपील का प्रोविजन होगा इस बिल के अंदर में डेटा प्राइवेसी एंड प्रोटेक्शन अथॉरिटी यानी DPPA। इस अथॉरिटी के पास में अपील की जा सकती है अगर कोई इंडिविजुअल संतुष्ट नहीं है डेटा प्रोटेक्शन ऑफिसर्स के डिसीजन से, तो वो अपील कर सकते हैं आगे आठवां पॉइंट ये है कि स्टेट एजेंसीज के पास में नेशनल सिक्योरिटी के लिए अधिकार रहेगा कि वो सर्विलेंस कर सकते हैं या फिर डेटा को इंस्पेक्ट कर सकते हैं। नौवां पॉइंट है DPPA यानी डेटा प्राइवेसी एंड प्रोटेक्शन अथॉरिटी। ये इनके पास में अधिकार रहेगा अपने अधिकार क्षेत्र में कानून के दायरे में रहकर ये पेनलाइज कर सकते हैं उन लोगों को जो डाटा की चोरी करते हैं, और जिनका डेटा चोरी होता है उन इंडिविजुअल्स को कंपनसेशन भी दी जा सकती है। 10वां पॉइंट है DPPA यही अथॉरिटी इंपैक्ट असेसमेंट करेगी, कंसल्ट करेगी, ये सब कुछ करेगी किसका डेटा चोरी हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। तो ये कुछ बिल्स के पॉइंट्स हैं हमने डिस्कस किए क्योंकि हिंदू ने अभी तक इसे कवर नहीं किया था। एथिक्स का क्वेश्चन जो आपको अटेम्प्ट करना है वो देख लेते हैं। डिफेंस सर्विसेज के कंटेक्स्ट में देखें तो पैट्रियोटिज्म का मतलब इवन जान देने तक होता है, लेकिन डेली लाइफ में भी हम सब लोग पैट्रियोटिज्म दिखा सकते हैं। तो आपका क्या मतलब है डेली लाइफ में हमें पैट्रियोटिज्म कैसे दिखा सकते हैं? एग्जांपल्स के साथ में आपको आंसर देना है इस क्वेश्चन का। तो आज के डिस्कशन में बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।